नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यापार और जीवन में सुगमता की तरह ही न्याय प्रणाली में सुगमता लाना आवश्यक है। श्री मोदी का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से त्वरित न्याय देने का आह्वान। श्री मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्ष में देश में तेज गति से न्यायिक प्रणाली की अवसंरचना को मजबूत किया गया। श्री मोदी ने भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 5,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल की भी शुरूआत की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में द्रास सेक्टर में .5140 को गनहिल का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में 3 भारतीय भारोत्तोलक स्वर्ण पदक की दौड़ में। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापार और जीवन की सुगमता की तरह ही न्याय में सुगमता भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रदान करने के साथ साथ किसी समाज के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुंच होना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा अहम भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश की न्यायिक प्रणाली की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया गया है। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और फिनटेक क्षेत्र में भारत के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की ताकत को दर्शाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट मिशन के अंतर्गत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू किए जा रहे हैं। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वर्चुअल माध्यम से 1 करोड़ से अधिक मुकदमों की सुनवाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अमृतकाल हमारे दायित्वों को निभाने का समय है। आजादी के 75 साल का ये समय हमारे लिए कर्तव्य काल का समय है। हमें ऐसे सभी क्षेत्रों पर काम करना होगा जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। देश में अंडर ट्रायल कैदियों से जुड़े मानवीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में बंद हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कैदियों को कानूनी सहायता देने का जिम्मा उठा सकती है। प्रधान न्यायाधीश एनबी रमणा ने कहा कि जिला स्तर पर न्यायपालिका को मजबूत करना समय की मांग है, क्योंकि यही देश में विधिक सहायता आंदोलन की प्रेरक शक्ति है। उन्होंने तेजी से न्याय दिलाने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति रमणा ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सभी हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है ताकि विचाराधीन मुकदमों में राहत मिल सके।
Our true strength at this juncture lies with our youth. With an average age of 29 years, 1/5 of the world's youth live in India. This huge human resources is properly trained will drive our economic progress. With skilled workers estimated to be only 3% of our total workforce, we need to harness the full potential of youthful demographic profile of our country. With the Western world increasingly failing short of skilled human resources, it is India's turn to fill up the gap globally. विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस महीने की 16 तारीख से विचाराधीन कैदी रिहाई समीक्षा समिति एट 75 अभियान शुरू किया है। इसमें उन कैदियों की पहचान की जा सकेगी जिनकी रिहाई के लिए समीक्षा समिति सिफारिश कर सके। The Department of Justice and National Legal Service Authority have decided to work together to provide integrated delivery of legal services in 3 key areas of common interest. That is strengthening pre-litigation advice and consultation through tele-law. 2, expanding the base of pro bono lawyers under the Nyay Bandhu program. 3, empower the citizens with legal literacy and awareness in 112 aspirational districts of our country. श्री रिजिजू ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए समीक्षा समिति की हर सप्ताह बैठक होगी। सम्मेलन में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में समानता लाने के लिए एकीकृत प्रक्रिया के सृजन पर विचार विमर्श होगा। देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों, डिस्कॉम और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया, जिसका आज समापन हो गया। इसमें विद्युत क्षेत्र के पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि आज देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी है। आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह से समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह आज चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना भी चाहिए, परंतु साथ साथ नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारी देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण। इसलिए जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। कार्यक्रम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ के प्रशासक, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों के साथ साथ संबंधित राज्यों के नक्सल विरोधी कार्यबल के प्रमुखों और नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉर्ड के सदस्य भी उपस्थित थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार वितरित करेंगे। इस कोष की स्थापना 2 वर्ष पहले महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी। ये केंद्र सरकार का एक प्रतिबद्ध कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत फसल परवर्ती प्रबंधन ढांचे और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के लिए मध्यम अवधि के ऋण प्रदान किए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कृषि बुनियादी ढांचा कोष के एकीकृत पोर्टल पर अभी तक करीब 23,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 13,700 आवेदकों को 10,000 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज पटना में शुरू हो रही है। उसका उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। बैठक में पार्टी के 7 मोर्चों के नेता भाग लेंगे। श्री नड्डा आज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो में भाग लिया। श्री नड्डा ग्राम संसद कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कल समापन समारोह को संबोधित करेंगे। बैठक में देश भर के 700 से भी ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यापार और जीवन में सुगमता की तरह ही न्याय प्रणाली में सुगमता लाना आवश्यक है। श्री मोदी का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से त्वरित न्याय देने का आह्वान। श्री मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश में तेज गति से न्यायिक प्रणाली की अवसंरचना को मजबूत किया गया। श्री मोदी ने कहा, भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 5,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल की भी शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में द्रास सेक्टर में .5140 को गन हिल का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 भारतीय भारोत्तोलकों ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में बंदूकधारी जवानों के सर्वोच्च बलिदान के लिए करगिल सेक्टर के द्रास में .5140 को गनहिल का नाम दिया गया है। भारतीय सेना की तोपची रेजिमेंट की घातक और सटीक गोलाबारी दुश्मनों और उनके गढ़ सहित 5140 बिंदु पर प्रभाव डालने में सक्षम थी और ऑपरेशन के जल्द पूरा होने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तोपखाना रेजिमेंट की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल टीके चावला और तोपखाने के महानिदेशक ने ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले वयोवृद्ध सैनिकों के साथ द्रास के करगिल युद्ध स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में सभी तोपखाना रेजिमेंट के सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित थे। ऑपरेशन विजय में इन सैनिकों को करगिल की उपाधि मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 91वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रादेशिक भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ यात्रा में कल छड़ी मुबारक को विशेष प्रार्थना के लिए श्रीनगर के हरि पर्वत स्थित सारिका भवानी मंदिर ले जाया गया। प्राचीन अनुष्ठान के अंतर्गत महंत दीपेंद्र गिरि ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मां सारिका भवानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और घंटे घड़ियालों की ध्वनि से वातावरण श्रद्धा और आनंद से भर गया। देवी शारिका भवानी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, को श्रीनगर शहर की इष्ट देवी भी माना जाता है, जिन्होंने हारी पर्वत में शिला की एक आकृति में खुद को प्रकट किया था। गुरुवार को छड़ी मुबारक शंकराचार्य जी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ले जाया गया था। छड़ी स्थापना समारोह कल श्री अमरेश्वर जी मंदिर श्रीनगर में दक्षिण कश्मीर में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए 7 अगस्त को लिया जाएगा। इस वर्ष 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पारंपरिक पूजा और अनुष्ठान किया जाएगा। इस बीच पहलगाम और बाल्टल दोनों यात्रा मार्गों से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। और अब राष्ट्रमंडल खेल की खबरें खेल डेस्क से।
बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, स्क्वैश, तैराकी, टेबल टेनिस, हॉकी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स और लॉन बॉल में अपनी चुनौती पेश करेगा। सभी की नजरें पदक की उम्मीद वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और श्रीहरि नटराज पर लगी होंगी। महिला हॉकी में भारत का सामना वेल्स से होगा। बैडमिंटन में मिक्स टीम इवेंट के ग्रुप मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। इससे पहले भारत ने कल अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। तैराकी में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई। टेबल टेनिस में मौजूदा चैंपियन भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अपने पूल ए मैच में घाना पर 5-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। बैडमिंटन में भारत ने ग्रुप ए में पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। मुक्केबाज शिव थापा ने पाकिस्तान के सुलेमान बलूच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी 14 वर्षीय अनाहत सिंह और अभय सिंह ने स्क्वैश में राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। सिद्धार्थ सिंह, खेल डेस्क। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और श्रोताओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपके लिए प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए। गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया।
जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम आज मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोट्टई रियासत में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी कई मामलों में आगे रहीं। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थीं। वो मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य भी थीं और उसकी उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी वही थीं। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष और मद्रास निगम की महापौर निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। इन उपलब्धियों से भी ऊपर वो बाल विवाह और देवदासी प्रथा के विरोध में अभियानों सहित सामाजिक मुद्दों के संबंध में कार्यकर्ता के रूप में अधिक चर्चित हैं। मुत्तुलक्ष्मी के पिता एस नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे मुत्तुलक्ष्मी की मां देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिष्कृत थे। मुत्तुलक्ष्मी को अपने ननिहाल से विशेष लगाव था और ननिहाल से इसी निकटता ने उन्हें देवदासी समुदाय और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायण स्वामी अय्यर ने परंपरा तोड़ी और मुत्तुलक्ष्मी को विद्यालय जब मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन का विरोध किया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक इससे कॉलेज का माहौल खराब हो जाता। लेकिन पुदुकोट्टई के महाराजा ने उन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और मुत्तुलक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया। उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी को छात्रवृत्ति भी दी। कॉलेज के दिनों में मुत्तुलक्ष्मी की मुलाकात सरोजनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगीं। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुत्तुलक्ष्मी के जीवन को बहुत प्रभावित किया। सन 1930 में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेयक को कानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गए। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जीवन भर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रहीं। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की आज की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। कार्यक्रम की 18वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है अर्थशास्त्र। दिल्ली विश्वविद्यालय के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 6 अगस्त को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है राजनीति विज्ञान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यापार और जीवन में सुगमता की तरह ही न्याय प्रणाली में सुगमता लाना आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्ष में देश में तेज गति से न्यायिक प्रणाली की अवसंरचना को मजबूत किया गया। श्री मोदी ने भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 5,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल की भी शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया
ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में द्रास सेक्टर में .5140 को गनहिल का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 भारतीय भारोत्तोलक स्वर्ण पदक की दौड़ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।